नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरी। जैसा कि आप जानते हैं, एबीपी न्यूज घोषणा पत्र चुनाव स्पेशल शो, जिसमें लगातार हम ऐसे खास मेहमानों को अपने इस मंच पर बुलाते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि ये मंच उन्हें देते हैं ताकि वो यहां पर आकर बताएं कि जनता के लिए वो क्या सोचकर बैठे हैं इस बार चुनावों में। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र का ये मंच तैयार है। आज जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर बैठेंगे, जिनके साथ सवाल जवाब होंगे, उनका परिचय ये है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीति की बात करूं, सियासत की बात करूं, तो उनके खून में बसती है सियासत, क्योंकि उन्हें विरासत में मिली है। उनके दादा इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पिता केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और अब पूरी जिम्मेदारी उनके खुद के कंधों पर आ गई है। वैसे तो आप पहचान गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूं, लेकिन स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के जाटलैंड का एक प्रमुख चेहरा, जिनके कंधों पर न सिर्फ अपनी पार्टी आरएलडी बल्कि दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत को सहेजे रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इस चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके बीजेपी की चुनौती की हवा निकालने की हुंकार भर रहे हैं। जयंत चौधरी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसे वो अपने पिता अजीत सिंह की गैर मौजूदगी में लड़ रहे हैं। अगर सही समय पर वो उपचार करा देंगे। इसीलिए इस चुनाव में उनकी लीडरशिप, उनके सांगठनिक कौशल और उनके चुनाव प्रबंधन का इम्तिहान होना है। जयंत चौधरी की जब राजनीति में एंट्री हुई तो साल 2009 में मथुरा से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 2014 का चुनाव वो मथुरा की सीट से मोदी लहर में हार गए। 2019 में सीट बदलकर वो बागपत पहुंचे, लेकिन यहां भी उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन जयंत चौधरी ने हार नहीं मानी और करीब साल भर से वो किसानों के मुद्दों को लेकर मुखर हैं। हारे हुए लोगों को मतलब क्या मेरा दिल भी धड़कना चाहिए किसान के लिए? ऐसा माना जा रहा है किसान आंदोलन ने जयंत चौधरी की राजनीति को खाद पानी दे दिया है। लोगों को याद आ बिजली पानी जब रोड को भी काटा गया, कोई बात किसान को झेल लेता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी क्या करिश्मा कर पाएंगे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जाट और मुसलमान वोटों का जो गठजोड़ दरक गया था, क्या जयंत चौधरी उसे फिर से पुरानी जैसी राजनीतिक ताकत में बदल पाएंगे? तो ये है जयंत चौधरी का सियासी सफर। और चलिए, क्योंकि अब इस शो को आगे बढ़ाने का वक्त हो गया है, हम सवाल जवाब शुरू करें। उससे पहले मैं चाहूंगी कि जयंत चौधरी यहां इस स्टेज पर आएं और इस पोडियम के माध्यम से वो बताएं कि आखिर इस बार चुनावों में जनता उन्हें वोट क्यों दे। स्वागत है सर आपका, प्लीज। मास्क भी जरूरी है, बट यहाँ मैं अकेला हूँ तो मैंने उतार दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंच आपने हमारे लिए तैयार किया, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए तैयार किया, और मुझे अवसर दिया है कि मैं अपने संदेश को घर घर तक पहुंचाऊं। पिछले 5 साल यूपी के आम जनता के लिए बहुत कठिन बीते हैं। ऐसी सरकार आई है जिसके अंदर इतना अहंकार भर गया कि किसी भी सिविल मूवमेंट का उन्होंने सम्मान नहीं किया। जब कोई नागरिक सवाल लेकर लखनऊ प्रदेश की राजधानी पहुंचता है, छात्र पहुंचते हैं,
महिलाएं पहुंचती हैं, किसी भर्ती को लेकर नाराज नौजवान पहुंचते हैं या किसान वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, योगी जी उनको धमकाना शुरू कर देते हैं। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इनके जो तस्वीर पूरे प्रदेश में वायरल कर दो कि ये सबसे बड़े गुनाहगार हैं, अपराधी हैं। उनके घर पे कुर्की हो, बुलडोज़र भेजे जाएं, जिसके लिए कोई कानूनी कोई धारा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। और धीमे धीमे इसका प्रभाव ये होता है कि लोग सवाल करना ही भूल जाते हैं और फिर योगी जी और सरकारी तंत्र जो कुछ कहे वही सही। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। किसान मूवमेंट जब हुआ, सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता निकले, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा के किसानों का नहीं था सवाल, पूरे देश भर के किसानों का सवाल था। हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और फिर सरकार को मजबूर किया। और अब 5 साल बाद चुनाव करना है जनता को। तो मैं जानता हूं कि मैं कई चुनाव मैं देख चुका हूं, मैं चुनाव लड़ चुका हूं, मैं चुनाव जीत चुका हूं, मैं चुनाव हार चुका हूं। सारे अनुभव मैंने कम उम्र में ले लिए। चुनाव को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं हर एक वोटर से अपील करना चाहता हूं, एक तो आपको ये याद रखना है कि 5 साल पहले जो इन्होंने वादे किए थे, जिस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आपने इनके पक्ष में मतदान किया, कितना वो खड़े उतर पाए उस पर। 70 लाख नौकरी देने का वादा इन्होंने किया था। घर घर में आज बेरोजगारी का आलम है। छोटे असंगठित जो काम थे, व्यापार थे, वे नोटबंदी के बाद और इस कोरोना बंदी के बाद और जीएसटी की मार के बाद बचे नहीं हैं। देश का, प्रदेश का भविष्य अंधकार में है। हम नहीं भूल सकते कि कोविड की उस महामारी में सरकार की कोई तैयारी, कोई रणनीति नहीं थी। योगी जी कहते हैं और ये लोग कहेंगे कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो रही है, मैंने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड से आपने तो बेइज्जती की है हमारे नौजवानों की। लुच्चे लफंगे नहीं है हमारे नौजवान। ये मोरल पुलिसिंग से कोई लाभ नहीं होने वाला। ठोक दो वाली पुलिस से जनता सुरक्षित नहीं रहने वाली, ये मेरा मानना है। हाथरस की वो घटना, जिस तरह से उसे दबाने की कोशिश की गई, ये एक प्रमाण है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हमने और अखिलेश जी ने साथ मिलकर जो गठजोड़ बनाया, वे युवा हैं, अनुभवी हैं। मैं भी नौजवान हूँ, 2-3 साल तक तो मैं उस श्रृंखला में अपने आप को जोड़ सकता हूँ। 2022 के चुनाव के लिए हमने, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना लोक संकल्प पत्र सबसे पहले घोषित किया। उसमें 22 मुख्य संकल्प हैं। उसमें हमने किसानों के लिए बात कही, प्रदेश के आधारिक संरचना के लिए, कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारियों के लिए, रोजगार। हमने 1 करोड़ का बहुत एक बड़ा लक्ष्य आपको लगता होगा, लेकिन प्रदेश की आबादी का 3-4% है। 5 साल में अगर उतना भी हम नहीं कर पाएंगे, सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में दोनों मिलाकर, तो ये बहुत बड़ा फेलियर रहेगा। ये हमने वादा किया है और हमें एक सपना देखना है मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के लिए, उत्तर प्रदेश की इमेज को सुधारने के लिए, उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग के विकास के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया जयंत जी। तो देखिए, क्योंकि आपने जितनी भी बातें कही उसमें से बहुत सारे सवाल यहाँ पर सबके मन में होंगे, लेकिन क्योंकि आप जाट लाइन के एक बड़े नेता हैं और इस बार आपने बहुत सारे वादे करके सपने दिखाए हैं जाटों को, तो क्योंकि पश्चिमी यूपी के बारे में कहा जाता है कि जिस जाट जिसके साथ उसकी ठाठ होने जा रही है, तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी ठाठ होने जा रही है और जाटों को कैसे साधेंगे, क्योंकि नजर तो सबकी है इस बार जाटों पर? देखिए, हमारे पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकदल। जाट महासभा हम लोग नहीं हैं और आप हमें सीमित ना करें। किसान की हम बात करते हैं। वोटर है वो, ठीक है, वो एक वोट है वो। हाँ। हर कम्युनिटी का वोट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम एक भी सीट नहीं जीत सकते। अच्छा, दायरा बढ़ा रहे हैं ना हमारा जाट समीकरण है, ना हमारा जाट मुस्लिम समीकरण है। हमें सबकी वोट चाहिए और सबका समान है। आप हमारे उम्मीदवारों को देखिएंगे तो हर कम्युनिटी में उसमें हमने उनको मौका दिया है। बाकी जाट इज ऑल्सो अ फार्मर और वो भी किसान है। किसान की पहचान और किसान के आंदोलन में आप देखेंगे तो हमारे इस क्षेत्र के एक बड़ी भूमिका हमेशा इतिहास में रही है। इस बार खबरें ये थी, चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि आप लोग गठबंधन में 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि उसे लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि आप कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये बात नहीं बनी? इशू ये नहीं है कि हम 30 लड़ेंगे या 40 लड़ेंगे या 35 लड़ेंगे। सिंबल किसका जाता है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। 403 सीट हैं।
अब 403 में हम सबको टारगेट करें? हमारा संगठन सब जगह है, उनका संगठन सब जगह है। हमारे यहाँ भी लोग टिकट मांग रहे हैं जिस सीट पे, हो सकता है वो उनके सिंबल पे कोई लड़े, हो सकता है कोई हमारा आदमी वहाँ से लड़े। तो हम कैंडिडेट स्पेसिफिक हमने बहुत चर्चा करी, हमारे रैंक्स में कौन आदमी काबिल है या कौन महिला काबिल है, उसके बाद हमने ये चयन किया। अभी ना आप एक फिल्म देख रहे थे जयंत जी, आपके दादा प्रधानमंत्री रहे, आपके पिता केंद्रीय मंत्री रहे, तो जयंत चौधरी अगर सरकार बनती है आपके गठ में ही लड़ रहे हैं। नहीं, सत्ता के लिए लड़ाई है, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है। और मैं नहीं मानता कि सत्ता में रहकर कोई मौज होती है। बाहर रहकर सिस्टम के बाहर आदमी सोचता है कि इनकी तो बड़ी रौनक है और लाल बत्ती, और ऐसा नहीं। तो जिम्मेदारी है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक संगठन में देख रहा हूँ, आई एम नाउ प्रेसिडेंट, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी मेरी प्राथमिकता है कि मैं इस दल को खड़ा करूँ, मजबूत करूँ, अपने संगठन का दायरा बढ़ाऊँ, दूसरे राज्यों में भी प्रयास करूँ कि किसान एकत्रित हों, संगठित हों। ये मेरा लक्ष्य है। बाकी यूपी में हमें अपनी सरकार बनानी है। मुजफ्फरनगर में 6 सीट हैं, वहाँ पर मुसलमान आबादी अच्छी खासी है, सो एक भी कैंडिडेट मुसलमान नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से, ये आप लोगों की क्या रणनीति रही है, या कहीं ऐसा है कि बीजेपी के दांव में आप लोग नहीं खेलना चाहते, इसलिए वहाँ पर आप लोगों ने इस तरह का विचार रखा है सीटों को लेकर? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि जाति हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है जातियाँ एग्जिस्ट नहीं करती। सवाल रिप्रेजेंटेशन का है, और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है चयन में कि जब रिप्रेजेंटेशन सबको मिले, ताकि एक तरीका है, एक माध्यम है लोगों को इज्जत देने का, सम्मान देने का, और हर वर्ग को एहसास दिलाने का कि आपकी भागीदारी इस मंच पे है। तो आपने बिल्कुल जो सवाल किया वो लाजमी है। लेकिन अगर आप देखें कि मुजफ्फरनगर और शामली फॉर इंस्टेंस, अगर आप देखें एक ही ज़िला, अभी तो शामली नया ज़िला बनाया गया, तो हमने वहाँ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स हमारे उतरे हुए हैं। थाना भवन से अशरफ अली आरएलडी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, बहुत पुराना परिवार चौई साहब के साथ रहा, और कैराना से भी समाजवादी के सिंबल पे एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं, आप मेरठ देखेंगे वहाँ भी आप देखेंगे कि यस, मुस्लिम्स आर बीइंग गिवन टिकट्स। और हमें बीजेपी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कोई गलती नहीं कर रखी। गलती वो कर रहे हैं, वे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वे औरंगज़ेब को गाली देकर वोट पे कब्जा बनाना चाहते हैं, वो असल मुद्दों की बात चर्चा नहीं करना चाहते। तो हमें उनके पिच पे नहीं खेलना। जयंत जी, आपने शुरुआत में जब आप इस मंच पर अपने घोषणा पत्र को रख रहे थे, तो आप कह रहे थे कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया, जो कि उत्तर प्रदेश में हमेशा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रहता है। आप कह रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था का जिक्र कर तो रहे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे, पर वो तो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने इतनी ज्यादा व्यवस्थाओं को खराब करके रखा है। मैं समाजवादी पार्टी, जिसके साथ आप गठबंधन में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन जो क्राइम स्टेटिस्टिक्स कहानी बता रहे हैं कि कहीं भी कुछ चीज़ कंट्रोल में नहीं आई। 2016-17 तक के जो आंकड़े थे और उसके बाद के जो आंकड़े थे, वो लगातार बढ़ोतरी होती चली गई है। एनसीआरबी डेटा को रखता है, आप उन रिपोर्ट्स को देखेंगे तो कहीं भी कोई उपलब्धि योगी जी की नहीं है। अब ये कोई 20 साल का प्रोजेक्ट तो नहीं दिया ना उनको, 5 साल में। अब 5 साल बाद हम सवाल तो पूछेंगे ना। पुलिस कर्मियों का मनोबल इतना गिरा हुआ है, पुलिस पे आम जनता का जो विश्वास होना चाहिए वह भी कमज़ोर इन्होंने कर दिया, ठोक दो करके। इनकाउंटर्स की कोई रणनीति नहीं हो सकती, इनकाउंटर स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकते। मैं भी अगर वो इल्ज़ाम पिछली सरकार पे लगा रहे हैं तो मैं भी सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगाकर नहीं हटना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट प्रकाश जजमेंट, अब 1 दशक से ज़्यादा उसको हो गया, बल्कि अब 2 दशक होने को है। राज्य सरकारों ने उस पर अमल नहीं किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है हमारी सरकार में साझी सरकार बनेगी, और मैं दावा करता हूँ किसी प्रकार की गुंडागर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कोई अपना कोई सगा नहीं है, हमारे लिए सगे प्रदेश की जनता है और उनके प्रति हमारी जवाबदेही है। तो अगर कोई अपराध करेगा उसे दंड मिलेगा, लेकिन वो भी कानून की धाराओं के तहत। उसके घर को ढाने, बुलडोजर चलाने से एक ढोंग होता है, कोई काम नहीं होता। आप बहुत महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जयंत जी, क्योंकि हमने पहले भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में गठबंधनों का इतिहास रहा है, और आपके गठबंधन की भी अगर मैं बात करूं, आप कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो कोई भी पार्टी आप पर, अगर आप गठबंधन में उनके साथ जाते हैं, भरोसा कैसे करे और जनता कैसे करे? मतलब क्यों ना कहा जाए कि आप भाप जाते हैं कि सियासी माहौल इस वक्त प्रदेश में क्या चल रहा है, और आप उधर हो जाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आपको रेलेवेंट रहना है तो देखिए, ये पार्टियां क्यों बनती हैं? या तो किसी इशू को लेके आप बनते हो,
या किसी एक वादे को लेकर, किसी प्रॉमिस को लेकर आप लोगों को संगठित करते हो, अपने लिए मतदान अपने पक्ष में कराने के लिए अपील करते हो। अब उसे लागू करने के लिए या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का आप हिस्सा बनना चाहोगे या आप सरकार का, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनना चाहोगे। तो जो छोटी पार्टियां हैं जो पूरे प्रदेश में नहीं लड़ रही, वो अक्सर उनको गठबंधन करना पड़ता है। बट सवाल ये है कि आप समझौता क्या अपने इश्यूज से कर रहे हो? चौधरी अजीत सिंह जी के पूरे लाइफ लॉन्ग आप जानते हैं कमिटमेंट था, समर्पण था किसानों के लिए, और उन्होंने काम किया, सरकार में मंत्री रहे, काम किया, अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया, सरकार में रहे, काम किया। इशू तो नहीं बदला ना। आज उनका एक ट्रेडमार्क, लैंडमार्क, एक आप कह सकते हो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट कि हाँ वो किसानों के लिए थे, चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए थे। तो वो आइडियोलॉजी जब तक आप सस्टेन कर रहे हो, इसलिए मेरा मानना है कि आइडियोलॉजी सस्टेन होनी चाहिए। हमने जिस तरह से भाईचारा जिंदाबाद का कार्यक्रम चलाया है, दंगों से ऊपर उठाकर लोगों को एक मंच पर एक परिवार के सदस्य की तरह उनको जोड़ने की कोशिश की है, अब हमारी भी जो है आगे वही दिशा रहेगी। चलिए पंकज जी कुछ इसी से जुड़ा पूछना चाह रहे हैं। जैन जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपकी और अखिलेश जी के केमिस्ट्री की बात आप खुद कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए इमरान मसूद है, कांग्रेस छोड़कर आए, या फिर कादिर राणा बीएसपी छोड़कर आए, समाजवादी पार्टी में आए, आपकी पार्टी में, तो क्या आपसे पूछ के अखिलेश यादव फैसला करते हैं? आपसे ग्रीन सिग्नल लेते हैं क्या वो? देखिए, अगर हाँ कुछ हद तक चर्चा होती है, हमारे पार्टी में भी कुछ लोग छोड़ के आए और हम एक दूसरे की पार्टी के उस एरिया में, उस जो हमारा प्रेजेंस है उसमें बातचीत करके ही फैसले ले रहे हैं। ना हम उनसे पोच कर रहे हैं, ना कोई हमारे से अगर बातचीत कर रहा है तो उसको कह दिया जाता है आप उनसे पहले बातचीत कर लीजिए। तो उस तरह का अंडरस्टैंडिंग है। इसी से जुड़ा एक सवाल है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ उस वीडियो में आप भी हैं और जमीरुल्लाह जो कि अलीगढ़ से विधायक थे 10 साल, वो थे। असदुद्दीन ओवैसी को भी आप जानते हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि जयंत चौधरी के मंच पे जो है मुसलमानों को तरजीह नहीं दी गई, उनकी अनदेखी की गई, और जब टिकट देने की बात आई तो अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया। अब कहा यह जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अखिलेश को कहा कि जमीरुल्लाह को टिकट नहीं दो। क्या सच है? वो जानना चाहते हैं। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। जो वो क्योंकि उनकी सीट थी और उनका चयन उनका है फैसला। जब तक उस वारदात है, मैंने मंच पे क्या हुआ मुझे तो वहाँ कोई एहसास नहीं था। बाद में मैंने वीडियो देखी है, तो अगर आप देखेंगे उस वीडियो में मेरे साथ सलीम शेरवानी जी और शाहिद सिद्दीकी जी यहीं खड़े हैं। तो कोई मुस्लिम के अपमान की बात नहीं थी। जब कोई व्यक्ति पीछे से आया तो मुझे नहीं लगा, मैंने तो देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं था कि कोई आ रहा है इस तरह से। बल्कि मैं, नरेश उत्तम जी जो समाजवादी के अध्यक्ष थे, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट, अखिलेश जी साथ नहीं थे उस दिन, उनको आना था, लेकिन कोविड के घर में कोविड होने के कारण वो आइसोलेशन में थे। तो नरेश उत्तम जी सीनियर मोस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मैं उनका बल्कि हाथ उनको पकड़ के आगे लाना चाह रहा था। ये हुआ। अब आप उस वीडियो को कट करके दिखा दें। अब ओवैसी जी का डेस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं उनको एक वो चाहिए कि चिंगारी कहीं से मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दाल गलने वाली है। मेरा सवाल गठबंधन को लेकर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक चेहरा है जो पिछले दिनों में काफ़ी चर्चित रहा है। मैं बात भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की कर रही हूँ। उनसे बातचीत भी हुई। आपको लगता है कि उनको आप लोगों को गठबंधन में लाना चाहिए, और उनको लाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन पे फ़र्क पड़ेगा वोटों पे? देखिए, उनकी अपनी एक मेहनत है, पिछले वर्षों में उन्होंने कोशिश की है और अन्याय के खिलाफ उन्होंने एक उनकी आवाज़ है और उसी का सम्मान करते हुए एक कोशिश की गई। अखिलेश जी ने भी बड़ी साफ शब्दों में उस बातों को कहा। मैं बात दोहरा देता हूँ। मुझसे पूछा गया, क्योंकि एक सीट हमारे बंटवारे में थी रामपुर, और मुझसे पूछा गया कि क्या अखिल इनको हम ले लें और ये सीट उनको दे दें, आपको आपत्ति नहीं? मैंने 2 मिनट नहीं लगाई, मैंने कहा हाँ वो आप दे दीजिए। और अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इतनी सीट उनको दे रहे थे, उनकी कुछ मांग ज़्यादा थी। तो ये होता है। अभी भी जो हम सीट लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली जो आरएलडी के सिंबल पे सीट लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा हमारा क्लेम नहीं था। एक छोटा सा सवाल और है आपसे गठबंधन पर ही। आपने अपनी शुरुआती जो संबोधन था उसमें कहा कि विपक्ष के वोट के बंटने की बात कही जाएगी। जाहिर सी बात है कही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो वोट है वो बंट रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कांग्रेस को भी साथ में लाने की कोशिश करनी चाहिए थी? देखिए, विपक्ष का वोट इतना बट नहीं रहा जितना बीजेपी से वोट हट रहा है। जिस तरह से एक आप देख रहे हैं कि एक दरवाज़ा
उन्होंने लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन भगदड़ मच गई है। यही संकेत हैं, क्योंकि हम और आप दिल्ली में बैठकर, नोएडा में बैठकर हम लोग नहीं बता सकते। जिसको चुनाव लड़ना है वो जनता के बीच रहता है, उसे मालूम है कि जनता की क्या पुकार है। कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है, एक संकेत है, एक प्रमाण है कि ज़मीन पे पूरी तरह से माहौल तब्दील हो चुका है। और इसलिए मैं नहीं मानता, कांग्रेस की अपनी एक वोट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है। बीएसपी का अपना एक वोट है, वो अपने इश्यूज़ पे लड़ रहे हैं, हमें उससे कोई डैमेज नहीं। जैन जी नमस्कार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भाईचारा जिंदाबाद की बात कही, पर मुख्यमंत्री जो हैं वो तो 80-20 की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये 80-20 की जो बात है, इसी से वो आंधी आती है कि बाकी पार्टियां इसका मुकाबला नहीं कर पाती हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके लिए आपके पास क्या तैयारी है, कैसे इसका मुकाबला करेंगे? ये एक ऐसी ताकत है जो बार बार बीजेपी इस्तेमाल करती रही है। मैं उल्टा मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि सरकार क्या सिर्फ उनके लिए बनती है जो उनको वोट करते हैं। दो चीज़ बड़ी आपत्तिजनक है, एक तो 80-20 और दूसरा डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार क्या है? मतलब जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी खत्म। वहाँ ना वो दौरा करेंगे, ना वो पैसा देंगे, ना सरकार का कोई ख्याल रहेगा, ना केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता को मिल पाएगा। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार यूपी में है तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा यूपी की जनता को? और फिर 5 साल में एक्स्ट्रा हमें क्या मिला है? ये तो वित्तीय आयोग है जो तय करता है कि संसाधन देश के हैं, वो बंटवारा उनका कैसा होगा संघीय ढांचे में। तो वो भी आपत्तिजनक है। और 80-20 भी, वो 20% की जिम्मेदारी क्या योगी जी नहीं लेते? भाईचारा जिंदाबाद हमारे कार्यक्रम का नाम था। क्या भाईचारा सबको पसंद नहीं है? बीजेपी वाले भाईचारे नहीं चाहते क्या? उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। जातियों के नाम पर सम्मेलन कर रही है बीजेपी, भाईचारे की चर्चा वो नहीं करना चाहते। तो वोटर्स इस चीज़ को भी तो देखेंगे। भाईचारा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा तो कोई यहाँ जो है कोई कारखाना नहीं चलेगा, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। भेदभाव कोई अच्छी बात नहीं है। जैन जी मेरा सवाल है आपसे, अगर आपके परिवार की राजनीति को देखा जाए तो आप लोग 36 बिरादरी की बात आप पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते रहे, और इसमें भी कोई शक नहीं कि आपकी जो जीत की धुरी रही है ये भी एक बड़ी वजह रही। लेकिन 14, 17, 19 ये 3 चुनाव, और तीनों चुनावों में बड़ी हार का सामना आपकी पार्टी को करना पड़ा। हाँ, गठबंधन आपने किया, लेकिन इस बार आपको ऐसा क्या लग रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियां लगे कि आपका जो एक गठबंधन है ये काम कर जाएगा? देखिए, हार का मुंह हमने देखा, थोड़ी चोट लगी है, बट वो पर्सनल लेने की चीज़ नहीं है। हमारी कमी रही होगी, कमजोरी रही होगी, हमारा फेलियर रहा होगा। लेकिन जितनी चोट हमें लगी उससे 10 गुना ज़्यादा चोट 5 साल में जनता को लगी है। और इसलिए मुझे विश्वास वहाँ से है कि जो हमारी एक्टिविज़म है, जिस तरह से हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई सबसे पहले, उससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल जो पहले शायद 17 के चुनाव में नहीं था, 19 के चुनाव में नहीं था, आज उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आप जयंत चौधरी से अब जो है बदल गए हैं, जयंत सिंह हो गए हैं, और जबकि आप पहले अभी तक ये कहते रहे हैं कि जाट आइडेंटिटी नहीं है, बाकी हो रही है। तो आखिर ये जयंत सिंह नाम बदलने का, मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पासपोर्ट में जयंत सिंह नाम है, लेकिन अब जयंत चौधरी जो है वो अब जयंत सिंह हो गए हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है और राजनीति है? एक्चुअली मेरे पासपोर्ट में जयंत कुमार सिंह नाम है जी। नाम में क्या रखा है? बस इतना ही जवाब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं, मैं वोटर से कनेक्ट का, या देखिए हमारी पार्टी की पहचान जाति से नहीं है, और मैं भी नए विचार का व्यक्ति हूँ, बट एक क्रिया होती है, आप भी उसका हिस्सा बनते हो। चौधरी साहब के निधन के बाद जिस तरह से एक अवसर मिलता है परिवार को ग्रीव करने का, मिलने का, वो हम नहीं कर पाए क्योंकि बीमारी का प्रकोप ऐसा था। तो फिर हमने एक छपरौली में इवेंट किया, जो वहाँ की परंपरा है उसके अनुरूप विभिन्न समाज के वहाँ जो चौधरी हैं, जो जिनके हाथ में चौधराहट है, जो फैसले लेते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो लोग आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने पगड़ी बांधी, और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम जयंत चौधरी लिखना बंद करो, तुम चौधरी जयंत सिंह लिखो। जयंत चौधरी एंड में नाम इसलिए जोड़ा गया था कि जब नारे लेते थे कार्यकर्ता तो जयंत सिंह जिंदाबाद, उसकी रिंग उस समय उनको लगा नहीं, जयंत चौधरी लिखो। तो ये सब ऐसे फैसले होते हैं, इसका कोई और ज़्यादा इतना महत्व आप इतना मतलब ना निकालिए।
जो देवांग ने आपकी ओर इशारा किया 80-20 का, उसको थोड़ी क्रूड भाषा में बात करूंगा, क्योंकि जिस बागपत से आप आते हैं, मैं 80 किलोमीटर बाद बिजनौर से हूं और ये बहुत कम्युनली सेंसिटिव बेल्ट है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी लेबोरेटरी बन चुका है जो दुनिया से अलग है, जहां पर माइनॉरिटी में फियर साइकोसिस नहीं है, वहाँ मेजॉरिटी में फियर साइकोसिस भर दी गई है कि अगर योगी, अगर मोदी, अगर बीजेपी यूपी में चुनाव नहीं जीते और अखिलेश जयंत की जोड़ी जीती तो फिर से वही कम्युनली एलिमेंट सामने आएंगे और वो हिंदुओं को दबाएंगे। इस नैरेटिव को आप क्या काउंटर करेंगे? हिंदू की जो फियर साइकोसिस है उसको कैसे दूर कर पाएंगे आप? देखिए, कुछ तो हमारी जिम्मेदारी है और कुछ जनता की बनती है। हमने वो पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाए ताकि लोग कम से कम एक जगह बैठना शुरू करें और उनके विचार धीमे धीमे बदलें। पॉलिटिक्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर। जो फैसले लीडर लेते हैं उसका प्रभाव नीचे तक जाता है। हमारे कार्यकर्ता आज बहुत अलर्ट हैं और मैं उदाहरण दूंगा कि मथुरा में इन्होंने कोशिश की कि अयोध्या के बाद अब जो बारी है, अब मथुरा की बारी है, लेकिन वहाँ क्या हुआ? कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई तनाव नहीं बना, 10 लोग भी कहीं सड़क पर नहीं आए इस मांग के समर्थन में। और मैंने खुली कॉल दी कि वहाँ कोई बदतमीजी करेगा तो हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले उससे जूझेंगे। डिजिटल रूप से भी जो फेक न्यूज़ चल रहा है या कोई इस तरह की अगर क्लिप व्हाट्सएप पे आती हैं तो आज हमारा वो नौजवान इतना होशियार है और सतर्क है कि तुरंत उसकी मैसेजिंग वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वॉर ये जो लड़ रहे हैं ये देश की नींव के लिए बड़ा खतरनाक है और ये एक सही बात है कि एक डर, एक भय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत जी, 2013 पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए सबसे कहना चाहिए कि घातक कालखंड था और उस दौरान जाट और मुस्लिम के बीच में एक दूरी पैदा हुई। भाईचारा, आप कहते हैं कि आप जाति और धर्म के हिसाब से राजनीति नहीं करते, तो क्या भाईचारा का जो आपका कार्यक्रम है वो उस दूरी को कम करके और उस वोट को जो पहले से ही आपके परिवार के साथ रहा है उसे साथ लाने का एक प्रयास है? और क्या इस रणनीति से आपको लगता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कम हो पाएगी? मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने भाईचारा जिंदाबाद के कार्यक्रम देहात में किए हैं और क्राउड में आप देखेंगे मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, हिंदू भी थे, विभिन्न कम्युनिटी का क्रॉस एक रिप्रेजेंटेशन था। उसकी रिपोर्टिंग भले ना हुई हो, मेन स्ट्रीम में लोगों को पता नहीं लगता। भाईचारा जिंदाबाद का हमने सोशल मीडिया पर अलग प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि जो अच्छी खबरें आती हैं, नफरत की खबरें ज़्यादा वायरल होती हैं, लेकिन जो अच्छी खबर आती है उसको हम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले डालते हैं ताकि लोगों का धीमे धीमे माइंड चेंज हो। तो ये वो एक प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रयास नीचे तक जैसे हमने पहुंचाने की कोशिश की है, हम उसमें ज़रूर सफल होंगे। जैन जी, एक सवाल है छोटा सा मेरा, बहुत लोग जानना भी चाहते होंगे, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, क्योंकि मुझ पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, कम वक्त मिल पाया है। पहले चरण में ही अब हमारे यहाँ चुनाव आ गए हैं। और चौधरी साहब की जब वो अध्यक्ष थे तो बहुत काम वो कर लेते थे। अब आई हैव टू कैंपेन ऑल्सो, मुझे प्रचार भी करना है, मुझे उम्मीदवारों का चयन भी करना है, मुझे सारी व्यवस्थाओं को, संगठन को देखना है। तो ये एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। संगठन में बड़े सीनियर लीडर्स हमारे साथ आए हैं और उनको भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, डेलीगेशन कर रहा हूँ। लेकिन मेरी वही इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी सीट हम लोग गठजोड़ में लड़ रहे हैं, जो अलायंस के उम्मीदवार हैं, मैं उनको जिताने के लिए अपना योगदान दूँ और अपने पार्टी के संगठन का दायरा बढ़ाऊं। आप बीजेपी पे लगातार हमले करते जा रहे हैं और जाहिर तौर पे करना भी चाहिए, आपके लिए अपोनेंट वही हैं, लेकिन काम ही है। जी जी, लेकिन आपके पार्टी का परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो आपकी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ तब आया जब आप बीजेपी के साथ थे। आपकी पार्टी के सबसे ज़्यादा 14 विधायक तब चुने गए 2002 में जब आप बीजेपी के साथ थे और सबसे ज़्यादा 5 सांसद तब चुने गए 2009 में जब आप बीजेपी के साथ थे। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी से आपकी मोहब्बत जो है, मेरे सवाल मैं पूरा कर लेता हूँ, बीजेपी से मोहब्बत ख़त्म हो गई और उसके बाद का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए, 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और 14 में मोदी जी आए। 2014-2019 में आपके पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा और विधानसभा चुनाव हुए तो आपके एक सीट आई। तो मोदी जी का करिश्मा ऐसा हो गया कि आपके सारे वोटर वो लेके चले गए या मुजफ्फरनगर दंगे हुए जिसने आपके वोटरों को भगा दिया? आपके सवाल के दो पहलू हैं। मैं इसी पे आऊँगा कि
हमारा पतन जो गिरावट है वो क्यों हुई। मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप सीट के हिसाब से बता रहे हैं, वैसे जब हम 10 पार्लियामेंट चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े थे हमारा वोट शेयर सबसे ज़्यादा उस चुनाव में था। तो बट वो हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, एक पृष्ठभूमि होती है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि पिछले चुनाव में इतना वोट परसेंटेज, इस चुनाव में इतना, वो कुछ नहीं है। या पूरी एक तरह से स्लेट क्लीन है, इस बार फिर दोबारा लोगों को चुनना है और इस चुनाव के मुद्दों को देख के चुनना है। तो बाकी आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं, पहले हमने क्यों गठबंधन किया, उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी और मैं मानता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी थी, आज तो वो बीजेपी नहीं है, तो आज उनका कोई अलायंस पार्टनर भी नहीं बच रहा, तो वो अपने गठबंधन को कहां संभाल पा रहे हैं। मैं तो ये सवाल उल्टा कर रहा हूं कि अलायंस बीजेपी के साथ कोई क्यों करेगा। जैन जी, एक जो पिछले दिनों नई बात एक तरीके से दिखाई दी कि लोग छोड़ के बीजेपी आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, अलायंस की तरफ आ रहे हैं, आप इसको कैसे आंकते हैं? और आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, उसमें परेशानी नहीं होती? एक्चुअली हमने उन्हीं को टिकट दिया है जो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी के टिकट की पहली सूची के पहले अगर कोई बीजेपी से लीडर आ रहा है तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन अब किसी को टिकट नहीं मिला, उसके बाद वो अगर टिकट मांग रहा है तो ऐसे हम किसी केस को बाय एंड लार्ज हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जैन जी, मैं आपको इस किसान आंदोलन और किसान नेताओं के बयानों की ओर ले जा रहा हूँ, 1-2 दिन में जो आए हैं। आप 1.5 साल तक उनके बीच में खड़े रहे, लगातार उनका समर्थन देते रहे, लेकिन जब चुनाव आया तो वो बिल्कुल संघ की भाषा में बोल रहे हैं कि हम तो अपॉलिटिकल हैं, हम अराजनीतिक रहना चाहते हैं, जबकि यही किसान नेता थे जिन्होंने 2014 में मोदी का खुल के साथ दिया, 2017 में दिया बीजेपी का, 2019 में उनके समर्थन में बोला। क्या आप इन किसान नेताओं से अब ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनके बयान हैं और वो उन पर किसी परिस्थितियों में उन्होंने दिए होंगे। मैं उनके बयान पे कोई कटाक्ष मेरे लिए करना उचित भी नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वह जो कह रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। एक मूवमेंट को सबके भागीदारी बनाने के लिए उन्होंने एपॉलिटिकल रखा कि आपके विचारधारा जो भी हो, ये मंच, हम किसी वोट की बात नहीं करेंगे, आप आ जाइए। मैं वेलकम करते गए, मैं जाता गया, मैं हर मोर्चे पे गया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसानों को अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो अपनी सरकार चुननी पड़ेगी, अल्टीमेटली पॉलिटिकल फैसला ही लेना पड़ेगा। पॉलिटिक्स वैक्यूम में नहीं है, यानी राजनीति कोई ऐसा नहीं बंद कमरे में काम नहीं करती, यही मुद्दे हैं। आपके और राकेश टिकैत के दिल तो मिलते हैं ना? बिल्कुल दिल मिलते हैं। तो ताली तो दोनों हाथ से बजनी चाहिए। आप उनके साथ खड़े रहे, तो यूपी का जब मसला है तो उनको भी आपके साथ खुल के बोलना चाहिए। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत एक दिन समर्थन दे देते, फिर यू टर्न ले लेते। अगर बंगाल में ममता के साथ खड़े तो आपके साथ भी खुल के खड़े होना चाहिए। नहीं, ये तो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन हमारी और उनकी बात होती रहती है, वो इज्जत करते हैं। चौधरी साहब के इज्जत उन्होंने हमेशा की। चौधरी साहब ने भी हमेशा, कहीं किसान का मसला हुआ या कहीं कोई आज उनके परिवार पे या किसान यूनियन का कोई बात हुई तो चौधरी साहब हमेशा अग्रणी रहते थे। तो वो एक हमारा एक पुराना एक रिश्ता है। और जब भी हम लोग कैंपेन करते हैं, बल्कि अभी बुढ़ाना क्षेत्र में उनका गांव आता है सिसोली, जो एक मतलब किसानों के लिए एक राजधानी की उपाधि उसे दी जाती है कि किसान मूवमेंट की एक जननी है। वो वहीं पे हमारे उम्मीदवार गए और वहीं पे उनको सिंबल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि एक वहाँ के लोग जानते हैं कि हाँ एक जुड़ाव है और वो आगे चलेगा। बाकी एक बयान पे आप मत जाइए, आप भी तो उनके दिल को नहीं समझ पा रहे। जैन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही सवालों का सधे हुए शब्दों में और बहुत सहज होकर आपने यहाँ पर जवाब दिया। आप इस मंच पर आए एबीपी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, घोषणा पत्र के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे इसी मंच पर किसी और सियासी दल के बड़े नेता के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।